आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रात में जब नेपाल के शाही महल नारायणहिती में गोलियों की आवाजें गूंज उठी थी। एक ऐसी रात जिसने पूरे नेपाल को हिला दिया, पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया और एक 240 साल पुराने राजवंश के अंत की शुरुआत कर दी। 1 जून 2001 की उस रात एक शाही भोज का आयोजन था, एक पारिवारिक रात्रि भोज। लेकिन जब वो रात खत्म हुई तो नेपाल के राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, राजकुमार निरंजन, राजकुमारी श्रुति समेत 9 लोग मारे जा चुके थे। और ये खून बाहरी दुश्मन का नहीं बल्कि उसी परिवार के एक सदस्य ने बहाया था। आरोप था युवराज दीपेंद्र पर, जो खुद भी उस रात गोली खाकर बेहोश पड़े थे। ये घटना इतिहास में नेपाल शाही हत्याकांड या दरबार कांड के नाम से जानी जाती है। आज हम इस पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक बताएंगे। प्यार, राजनीति, षड्यंत्र और एक रात की त्रासदी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1945। 28 दिसंबर को नेपाल के काठमांडू में नारायणहिती राजमहल में एक बच्चे का जन्म हुआ, वीरेंद्र वीर विक्रम शाह देव, जो राजा महेंद्र के पुत्र थे और नेपाल के शाह राजवंश की अगली कड़ी थे। वीरेंद्र को बचपन से ही शाही परवरिश मिली, लेकिन उनकी शिक्षा असाधारण रही। उन्होंने दार्जिलिंग के सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाई की, फिर इंग्लैंड के ईटन कॉलेज में, फिर टोक्यो विश्वविद्यालय में और अंत में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। यानी राजा वीरेंद्र दुनिया देख चुके थे। उन्होंने लोकतंत्र को समझा था, उन्होंने आधुनिकता को महसूस किया था। और जब 31 जनवरी 1972 को उनके पिता महेंद्र का निधन हुआ तो वो नेपाल की गद्दी पर बैठे। शुरुआत में नेपाल एक निरंकुश राजशाही था, राजनीतिक दल प्रतिबंधित थे, पंचायत व्यवस्था चलती थी जहां राजा ही सर्वे सर्वा था। लेकिन वीरेंद्र में कुछ अलग था, वे जनता के राजा थे। 1979 में जब छात्र आंदोलन भड़का तो उन्होंने जनमत संग्रह कराया और पूछा कि जनता क्या चाहती है। 1980 में जनमत संग्रह हुआ और पंचायत व्यवस्था को मामूली बहुमत से समर्थन मिला, लेकिन राजा ने इसमें सुधार किए। फिर आया 1990 का जन आंदोलन, लाखों नेपाली सड़कों पर उतर आए। राजा वीरेंद्र ने दमन का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने राजनीतिक दलों से प्रतिबंध हटाया, नया संविधान लागू किया और नेपाल को संवैधानिक राजशाही में बदल दिया। यही वो फैसला था जिसकी वजह से लोग उनसे प्यार करते थे। 1970 में उन्होंने रानी परिवार की ही एक सदस्य ऐश्वर्या राज्य लक्ष्मी देवी से शादी की। ये शादी भव्यता में बेजोड़ थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, बड़े बेटे दीपेंद्र, बेटी श्रुति और छोटे बेटे निरंजन। लेकिन 1990 के बाद के दशक में नेपाल की राजनीति में उथल पुथल बढ़ने लगी। 1996 में माओवादियों ने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया, देश में अस्थिरता थी और इस सब के बीच महल के अंदर एक और तूफान पक रहा था। 27 जून 1971 को नारायणहिती राजमहल में जन्मे दीपेंद्र वीर विक्रम शाह देव नेपाल के युवराज थे, राजा वीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या के सबसे बड़े बेटे। दीपेंद्र की परवरिश बेहद अनुशासित रही। काठमांडू के बुद्ध नीलकंठ स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा, फिर इंग्लैंड के ईटन कॉलेज में, वही संस्थान जहां उनके पिता ने भी पढ़ा था। उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में सैन्य प्रशिक्षण लिया। दीपेंद्र एक प्रतिभाशाली युवक थे, वे सैन्य मामलों में निपुण थे, हथियारों के विशेषज्ञ थे और नेपाली सेना में उनकी प्रतिष्ठा थी। नेपाली जनता उन्हें बेहद पसंद करती थी। लगता था एक अच्छे राजा के रूप में उनका भविष्य उज्जवल है। लेकिन इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान दीपेंद्र की जिंदगी में एक मोड़ आया। उनकी मुलाकात हुई देवयानी राणा से। देवयानी राणा एक सुंदर पढ़ी लिखी नेपाली महिला, वो नेपाल के एक प्रभावशाली राणा परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा थे, नेपाल के एक बड़े राजनेता। उनकी माँ एक भारतीय राजघराने से थी। दीपेंद्र पहली नजर में ही देवयानी के दीवाने हो गए। ये प्रेम इंग्लैंड में शुरू हुआ और सालों तक चलता रहा।
दोनों में गहरा लगाव था। दीपेंद्र देवयानी से शादी करना चाहते थे, लेकिन राजमहल में ये रिश्ता मंजूर नहीं था। रानी ऐश्वर्या, जो दीपेंद्र की मां थी, इस रिश्ते की सबसे बड़ी विरोधी थी। इसका कारण देवयानी की मां की पृष्ठभूमि, उनके परिवार की राजनीतिक स्थिति और ये डर कि अगर दीपेंद्र ने देवयानी से शादी की तो भारतीय प्रभाव नेपाल के शाही परिवार पर बढ़ जाएगा। राजा वीरेंद्र भी इस शादी के पक्ष में नहीं थे। कहा जाता है उन्होंने दीपेंद्र को चेतावनी दी थी, अगर तुमने देवयानी से शादी की तो तुम्हें युवराज के पद से हटाया जा सकता है। दूसरी तरफ देवयानी राणा का कहना था वो दीपेंद्र से तभी शादी करेगी जब वे रानी बने। अब दीपेंद्र इन दो पाटों के बीच पिस रहे थे, एक तरफ उनका प्यार, दूसरी तरफ उनका राजपाट। 2001 तक आते आते ये तनाव चरम पर पहुंच गया। जून 2001 में दीपेंद्र की उम्र 29 साल की थी और उनका 30वां जन्मदिन आने वाला था। परिवार उन पर शादी का दबाव बना रहा था और वो भी देवयानी से नहीं बल्कि परिवार की पसंद की किसी लड़की से। दीपेंद्र के लिए ये असहनीय था। इन दिनों वे अक्सर शराब पीते, अफीम मिली सिगरेट का सेवन करते, मानसिक रूप से वे बिखर रहे थे। फिर आई 1 जून 2001 की वो काली रात। हर महीने के तीसरे शुक्रवार को शाही परिवार एक निजी पारिवारिक भोज का आयोजन करता था। इस बार की मेजबानी थी युवराज दीपेंद्र की। स्थान था नारायण हिती राजमहल के परिसर में स्थित त्रिभुवन सदन। त्रिभुवन सदन जो दीपेंद्र का निवास स्थान था। शाम को परिवार के सदस्य एक एक कर आने लगे। राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार निरंजन, चाचा धीरेन्द्र, बुआएं शांति और शारदा, चचेरी बहन जयंती और कई अन्य शाही परिवार के लोग शामिल हुए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, उस रात राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र वहां नहीं थे, वे चितवन में थे। दीपेंद्र उस शाम पहले से ही परेशान थे। उन्होंने दिन में काफी शराब पी ली थी। कहा जाता है कि उन्होंने देवयानी राणा से फोन पर बात की और वो बातचीत बेहद तनावपूर्ण रही थी। जब मेहमान बिलियर्ड रूम में जुटे तो दीपेंद्र भी वहां आए, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी। वे बेहद नशे में थे। उनका व्यवहार असामान्य था। परिवार के सदस्यों ने उन्हें उनके कमरे में भेज दिया। कुछ खातों के अनुसार राजा वीरेंद्र ने खुद आदेश दिया था कि दीपेंद्र को उनके अपार्टमेंट में पहुंचा दिया जाए। लगभग रात 9 बजे दीपेंद्र उठे, लेकिन जो वे अब पहन कर आए वो देखकर सबका दिल बैठ गया। दीपेंद्र ने आर्मी की कैमोफ्लाज वर्दी पहनी हुई थी और उनके हाथ में थी हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन। वे सीधे उस कमरे में दाखिल हुए जहां राजा वीरेंद्र बैठे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दीपेंद्र ने अपनी पिता की आंखों में देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं और ट्रिगर दबा दिया। राजा वीरेंद्र के मुंह से केवल एक शब्द निकला, काय गर्दे को, यानी ये क्या कर दिया। और फिर गोलियां चलती रही। रानी ऐश्वर्या भागने की कोशिश करने लगी। युवराज निरंजन अपनी मां को बचाने दौड़े। राजकुमारी श्रुति चिल्लाती रही। राजा धीरेन्द्र ने दीपेंद्र को रोकने की कोशिश की। दीपेंद्र कमरे से बाहर गए और एक और हथियार कॉल्ट कमांडो कार्बाइन लेकर वापस आए और गोलियां बरसाते रहे। ये पूरा नरसंहार लगभग 15 मिनटों में समाप्त हो गया। इस नरसंहार में राजा वीरेंद्र यानी दीपेंद्र के पिता, रानी ऐश्वर्या, मां, राजकुमार निरंजन छोटे भाई, राजकुमारी श्रुति बहन, राजकुमार धीरेन्द्र चाचा, राजकुमारी शांति बुआ, राजकुमारी शारदा बुआ, राजकुमारी जयंती चचेरी बहन और कुमार खड़ग बुआ के पति मारे गए। लेकिन राजकुमारी कोमल यानी राजकुमार ज्ञानेंद्र की पत्नी केवल घायल हुई और कुछ हफ्ते अस्पताल में रही। इसके बाद खून से लथपथ महल के बगीचे में दीपेंद्र को पाया गया। उन्होंने खुद को सिर में गोली मारी थी। वे बेहोश थे लेकिन जिंदा थे। राजा वीरेंद्र की मृत्यु के बाद राज परिषद ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया।
उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही अगला राजा होगा। दीपेंद्र, जो खुद बेहोश थे, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, उन्हें नेपाल का राजा घोषित कर दिया गया। 3 जून 2001 को यह घोषणा हुई। दीपेंद्र को नेपाल नरेश बना दिया गया, जबकि वे कोमा में थे। उन्हें खबर भी नहीं थी कि वे राजा बन चुके हैं और उनके चाचा ज्ञानेंद्र को रीजेंट यानी कि राजा का संरक्षक बनाया गया। नेपाल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक ऐसा राजा जिसने शायद अपने परिवार को मारा हो और वही कोमा में राजा बन बैठा। इसीलिए इतिहास में इन्हें घोस्ट किंग यानी भूत राजा कहा जाता है। फिर 4 जून 2001 की सुबह दीपेंद्र का निधन हो गया। दीपेंद्र 3 दिन राजा रहे, लेकिन कभी होश में नहीं आए। उसी दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ और उसी दिन ज्ञानेंद्र को नेपाल का नया राजा घोषित किया गया। पूरे नेपाल में मातम था। लोग सड़कों पर रोते हुए निकले। जिस राजा को वो देवता मानते थे, वो अब नहीं रहा। सरकारी जांच समिति ने, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष शामिल थे, 1 सप्ताह में ही जांच के बाद निष्कर्ष दे दिया कि युवराज दीपेंद्र ने यह नरसंहार किया है। लेकिन नेपाल की जनता ने इसे पूरी तरह नहीं माना। आखिर क्यों? इसके पीछे कुछ सवाल छिपे हुए हैं। सवाल नंबर 1, ज्ञानेंद्र की अनुपस्थिति। उस राजशाही परिवार के सभी प्रमुख सदस्य वहां मौजूद थे, सिवाय राजा के भाई ज्ञानेंद्र के। वे चितवन में थे। ये महज एक संयोग था या कुछ और? इस हत्याकांड से ज्ञानेंद्र को सीधा फायदा हुआ। वे राजा बन गए। सवाल नंबर 2, दीपेंद्र दाएं हाथ के थे, लेकिन उनके सर पर जो गोली लगी वो बाएं कनपट्टी पर थी। यह विरोधाभास क्यों? क्या उन्होंने खुद को गोली मारी या किसी और ने? सवाल नंबर 3, जांच मात्र 1 सप्ताह में ही पूरी कर दी गई। कोई फॉरेंसिक विश्लेषण नहीं, कोई अदालती प्रक्रिया नहीं, केवल बयानों पर आधारित। सवाल नंबर 4, नारायण हिती महल में हर समय कड़ी सुरक्षा रहती थी, तो दीपेंद्र इतने हथियार लेकर कैसे इतनी देर तक गोलियां चलाते रहे? कोई सुरक्षा कर्मी बीच बचाव करने क्यों नहीं आया? सवाल नंबर 5, माओवादी नेता डॉक्टर बाबूराव भट्टराई ने कांतिपुर दैनिक अखबार में लिखा था, यह घटना एक राजनीतिक षड्यंत्र थी, सेम 1846 की कोट नरसंहार जैसी, जब राणा वंश ने सत्ता हथियाने के लिए कई हत्याएं की। उनका आरोप था कि राजा वीरेंद्र माओवादियों के विरुद्ध सेना इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से उन्हें हटाया गया। सवाल नंबर 6, ज्ञानेंद्र का परिवार क्यों बचा? दीपेंद्र ने वीरेंद्र के पूरे परिवार को निशाना बनाया, लेकिन ज्ञानेंद्र की पत्नी कोमल केवल घायल हुई मगर बच गई। ज्ञानेंद्र का परिवार इतना भाग्यशाली क्यों रहा? ये सवाल आज भी खुले हुए हैं। आधिकारिक जांच में इनका जवाब नहीं मिल पाया है। दीपेंद्र ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उनके माता पिता ने देवयानी राणा से उनकी शादी को मंजूरी नहीं दी थी। दीपेंद्र उनसे बेहद प्यार करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन रानी ऐश्वर्या इस रिश्ते के विरुद्ध थी। वे चाहती थी कि दीपेंद्र किसी उपयुक्त शाही परिवार की लड़की से शादी करे। उन्होंने परिवार में 2 लड़कियां तय भी कर दी थी। दीपेंद्र का 30वां जन्मदिन जून 2001 में था। इस उम्र तक युवराज का विवाहित होना जरूरी समझा जाता था। परिवार का दबाव दीपेंद्र पर बढ़ता जा रहा था और एक अखबार ने लेख छापा था कि युवराज की शादी न होने से उनका भविष्य खतरे में है। उस काली रात को भी दीपेंद्र और देवयानी के बीच फोन पर तनावपूर्ण बातचीत हुई थी और उसके कुछ देर बाद ही ये सब कुछ हो गया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दीपेंद्र उस नेपाल को विरासत में लेने वाले थे जो संवैधानिक राजशाही बन चुका था, जहां राजा के पास असली शक्ति नहीं थी, और दीपेंद्र ये सब नहीं चाहते थे। वे एक शक्तिशाली राजा बनना चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि दीपेंद्र दोनों चीजें खो रहे थे, अपना प्यार भी और अपना राजपाट भी।
एक टूटा हुआ इंसान, शराब और नशे में डूबा हुआ इंसान, और उस रात उसने सब कुछ खत्म कर दिया। 4 जून 2001 को ज्ञानेंद्र राजा बने, लेकिन नेपाली जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ज्ञानेंद्र का स्वभाव वीरेंद्र से बिल्कुल अलग था। वे अधिक सत्तावादी थे। उनके राज्याभिषेक के समय भीड़ ने नारे लगाए, ज्ञानेंद्र मुर्दाबाद। 2005 में ज्ञानेंद्र ने सरकार को बर्खास्त करके सत्ता अपने हाथों में ले ली। यह नेपाली जनता को बिल्कुल नामंजूर था। फिर 2006 में भयंकर जन आंदोलन भड़का। ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा और संसद बहाल हुई। 28 मई 2008 को नेपाल की संविधान सभा ने घोषणा की, नेपाल अब राजशाही नहीं रहा, नेपाल एक गणतंत्र बन चुका है। 240 साल पुरानी शाह राजवंश की समाप्ति हो गई। ज्ञानेंद्र ने महल खाली किया। नारायण हिती राजमहल, जहां ये सब कुछ हुआ, आज एक संग्रहालय है। राजा वीरेंद्र आज भी नेपाल में याद किए जाते हैं, श्रद्धा और प्यार के साथ। उन्हें एक जनता का राजा, एक लोकतंत्र के पुजारी के रूप में याद किया जाता है। देवयानी राणा, जिनके कारण कथित रूप में ये सब कुछ हुआ, आज भी जीवित हैं। वे समय समय पर सार्वजनिक जीवन में दिखती हैं। और दीपेंद्र के बारे में इतिहास 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा उन्हें क्रूर हत्यारे के रूप में देखता है और वहीं दूसरा हिस्सा उन्हें एक असहाय इंसान मानता है जिसे परिस्थितियों ने तोड़ दिया। हाल ही में नेपाल की वर्तमान बालेन्द्र शाह की सरकार ने फिर से जांच के आदेश दे दिए हैं। नेपाल नरेश वीरेंद्र शाह और उनके परिवार की हत्या से जुड़े मामलों की बालेन्द्र शाह सरकार फिर से जांच करवाएगी। हाल ही में नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरंग ने कार्यभार संभालने के बाद ही इसकी घोषणा की है। दोस्तों, ये थी नेपाल के शाही हत्याकांड की पूरी कहानी। राजा वीरेंद्र एक ऐसे राजा जिन्होंने लोकतंत्र को अपनाया, जो अपनी जनता से प्यार करते थे। उनकी हत्या उनके ही खून से हो गई। युवराज दीपेंद्र एक ऐसा इंसान जिसने शायद प्यार में, शायद दर्द में, शायद राजनीतिक हताशा में सब कुछ खत्म कर दिया। और नेपाल, वो देश जहां राजा को विष्णु का अवतार माना जाता था, उसने उस रात के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज नेपाल एक गणतंत्र है और ये कहानी हमें याद दिलाती है, सत्ता, प्यार और परिवार, जब इनके बीच संतुलन टूटता है तो परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।